Hello students and viewers, welcome back to our channel AV समर्पण a platform of knowledge। आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और उसे सीरीज क्वेश्चन बैंक कह रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन बैंक में हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लड। ब्लड एक कॉमन सी चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में फ्लो करता है, बॉडी में फ्लो करता है और ये रेड कलर का होता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करता है और ये काफ़ी सारे वर्क परफॉर्म करता है। ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं और उसमें प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स होते हैं जिनका फंक्शंस होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कराने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें का कुछ यूज़फुल चीज़ें, कुछ मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होती हैं या न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होती हैं हमारी बॉडी में। आगे बढ़ते हैं। इसी प्लाज्मा में, जिसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, इस प्लाज्मा में ब्लड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये ब्लड के सेल्स इस प्लाज्मा में फ्लोट करते रहते हैं। आरबीसी के बारे में बता दूं कि ये रेड कलर का होता है, इसलिए इसका नाम है रेड ब्लड सेल्स। और ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन एक परफेक्ट वर्क रिप्रेजेंट करता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के इसे ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। इसके बाद अगर बताना चाहूँगा तो ये है आपका डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने का काम करता है। इसके बाद अगर आप जानना चाहेंगे तो प्लेटलेट्स, जो कि हमारे बॉडी में जब इंजरी कहीं होती है, कहीं कट जाता है तो वहाँ पे रिपेयरिंग का काम करता है। दैट मीन्स इट रिपेयर्स द इंजर्ड पार्ट्स। ठीक है। और भी ब्लड के कुछ वर्क्स होते हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन या इन ह्यूमंस। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो हमें बिल्कुल जानना चाहिए कि मेल और फीमेल में अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। जहाँ तक बात होती है मेल की तो 46 क्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम अलग होता है, वो मेल में एक्स और वाई होता है। और जहाँ फीमेल की बात करते हैं तो वहाँ पे वहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं 44 सेम होते हैं और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम हैं और वो दोनों के दोनों सेम हैं, यानी एक्स एक्स ही होता है। इसे बोर्ड पे समझाना जरूरी है और मैं इसका एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बात आती है तो इन केस ऑफ मेल एक्स वाई और इन केस ऑफ फीमेल एक्स एक्स प्रेजेंट होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम जानना चाहेंगे, आपको बता देना चाहूँगा कि जब मेल साइड से वाई क्रोमोसोम और फीमेल साइड से एक्स क्रोमोसोम कंबाइन होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बनता है एक्स वाई का और वो हो जाता है बॉय। सेम अगर इसी तरीके से हम देखें कि मेल साइड से एक्स और फीमेल साइड से भी एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं जो कि एक नया जाइगोट फॉर्म करता है तो उसका डेवलपमेंट होता है फीमेल में, यानी एक्स एक्स में। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो आप इसका जरूर देखेंगे, बेहतर समझ में आएगा जो आपको बोर्ड पे समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट अ फ्यू एडेप्टेशंस इन कैमल। ये डिफरेंट क्लासेस के क्वेश्चंस हैं। कैमल के एडेप्टेशन को हम सारे लोग जानते हैं और कॉमनली हम लोग उसके बारे में एक बात जानते हैं कि इसे हम लोग जो है शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। ये आपके डेजर्ट में रहने वाला एक एनिमल है जिसमें वो सारे एडेप्टेशन होंगे ही होंगे जो वाटर को सेव करने की कैपेसिटी उनमें प्रोवाइड करता है। आगे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कैमल के बारे में कि कैमल में वाटर को स्टोर करने की टेंडेंसी काफ़ी लंबी होती है और ये बिना पानी पिए काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं, 15 से 20 दिन तक रहते हैं। जब इन्हें पानी मिलता है तो एक साथ ये बहुत सारा पानी पी जाते हैं, 30 से 45 लीटर तक पानी बहुत आराम से ही पी जाते हैं। चलिए इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि कैमल के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनकी बॉडी पे एक हम्प होता है जो कि फैट का बना हुआ है या कहीं स्टोरिंग हाउस होता है, वो फैट के लिए होता है, रिजर्व फूड का काम करता है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो वाटर के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रिजर्वायर ऑफ फैट है और फैट रिजर्व फूड का काम करता है। और जो कैमल है वो बिना फूड के महीनों रह सकता है और जब उसे फूड मिलता है तो एक साथ अपना फुल स्टमक कर लेता है और कई
महीने, कई महीने मीन्स महीनों तक वो जो है बिना खाए रह सकता है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो बॉडी होती है उस पर फर प्रेजेंट होता है गोल्डन कलर का, जो कि शाइनी अपीयरेंस देता है, और जब लाइट यानी सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से इससे गर्मी थोड़ी कम फील होती है। इसके अलावा जो आईलिड्स होती है कैमल की वो ट्रिपल लेयर्ड होती है, जिसकी वजह से इसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाते हैं उनकी आईज में। इसके साथ साथ उनकी जो लिप्स होती है वो थिक होती है। थिक होने की वजह से बहुत आसानी से जो डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट्स हैं उनको आसानी से, या कहिए कि कांटेदार प्लांट्स को बहुत आसानी से ये खा सकते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहूँ कि वो उनके पैर जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, जिससे कि ये अपने स्टेप काफ़ी लंबे ले सकते हैं और काफ़ी लंबे डिस्टेंस को उस डेजर्ट में आसानी से कवर कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें एक खास एडेप्टेशन है, उनकी जो फीट होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और पैडी होती है, सो दैट कि वो उस डेजर्ट में धंसते नहीं हैं और उन्हें गर्मी भी कम लगती है और वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं बिना थके बिना रुके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इससे हम सारे के सारे लोग परिचित होंगे। कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हम उसे कहते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, यानी वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उसे कहते हैं कंडक्टर। जैसे हम मेटल्स के बारे में बोलें तो जो भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, या कहिए गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनसे करंट पास होता है। जस्ट अपोजिट हम इंसुलेटर की बात करते हैं, द मटेरियल्स विच डजंट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है और उसे कहते हैं इंसुलेटर, या कभी कभी इसे बैड कंडक्टर भी कहा जाता है। तो इनका एग्जांपल्स है प्लास्टिक है, इसका एग्जांपल पेपर है, कॉटन है, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स इनके हो सकते हैं। इसके अलावा वुड भी इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स इसमें आते हैं इंसुलेटर में। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेट सम फंक्शंस ऑफ एडिपोज टिश्यू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिपोज टिश्यू एग्जैक्टली ये ग्रेन्यूल्स हैं किस चीज के, एडिपोसाइट्स के। एडिपोसाइट्स जो है वो सेल्स होते हैं जिससे मिलकर के एडिपोज टिश्यू बनता है, और एडिपोज टिश्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये कोल्ड रीजन वाले एनिमल्स में स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये एक मोटी सी लेयर बनाती है जिसे ब्लैबर कहा जाता है, और ये कोल्ड से प्रोटेक्शन का यानी इंसुलेटर का काम करता है। इसके अलावा ये जो एडिपोज टिश्यू है ये फैट रिजर्वायर का काम करती है, यानी कि रिजर्व फूड का काम करती है। जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे अगर पर्सन काफ़ी लंबे समय तक भूख में है तो ये एज अ रिजर्व फूड का काम करता है। इसके अलावा फैटी यानी कि ये एडिपोज टिश्यू जो है ना ये विसरल ऑर्गन्स को यानी सॉफ्ट ऑर्गन्स को पोजीशन देने का काम करता है, और डिलाइकेट ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्शन भी देने का काम करता है। इसके साथ ही साथ ये लिम्स को या कहिए बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करने का काम भी करता है। इसके अलावा जैसा कि हमने जान लिया कि कोल्ड ब्लडेड ये कोल्ड रीजन के जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल पेंगुइन की बात कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी के नीचे ये जो मोटी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ब्लबर, ये रिजर्व फूड का भी काम कर रही है और साथ ही साथ इंसुलेटर का काम कर रही है, जो कि उसकी बॉडी को वार्म बना करके रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या। फ्रिक्शन वो होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जब दो सरफेस रब करती है ना तो वहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है जो कि उनके बीच की इरेगुलरिटीज की वजह से होता है और मोशन का अपोज करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फ्रिक्शनल फोर्स के बहुत सारे एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला एडवांटेज मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम जो लिखने का काम करते हैं ना, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम लिख नहीं पाते।
जैसे कि बोर्ड पे भी लिखा गया है ना, ये लिखा इसी वजह से गया है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पेन या चॉक स्लिप कर जाती। कभी कभी ऐसा बोर्ड पे होता है और हम नहीं लिख पाते हैं। इसके अलावा मेरी जो मोबाइल स्टैंड में अटैच्ड है ना, ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। नेल्स जो यानी कि किल जो होती है दीवारों में अटकती है जब हम उसे लगाते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। जब हम चलते हैं, हमारा जो मूवमेंट होता है, वॉकिंग होती है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हम फिसल जाएंगे। जहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है वहाँ पे हम स्लिप कर जाते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से ही हमारी गाड़ी में या हमारे साइकिल में ब्रेक लग पाता है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लग पाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आप काफ़ी समझ गए होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, इसके डिसएडवांटेज को समझते हैं। यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज क्या होता है? अभी तक तो हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी सारे एडवांटेज है जो रियली इंपॉर्टेंट होता है, बट डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज है कि फ्रिक्शन अगर कंटिन्यूसली होता रहता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। मशीन के पार्ट्स में फ्रिक्शंस होते हैं और हीट जनरेट होता है, जिससे उसके पार्ट्स में डिस्टरबेंस आ जाती है और थोड़े खराब हो जाते हैं। इसके अलावा इसी फ्रिक्शन की वजह से हमारे जो शूज़ हैं या हमारे जो स्लीपर हैं उसके सोल घिस जाते हैं और वो खराब हो जाता है, फिर से हमें नई परचेज करनी होती है। इसी फ्रिक्शन की वजह से जो साइकिल के पैड है जिससे कि ब्रेक लगता है या फिर गाड़ियों में ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और वहाँ पे हमें फिर दूसरा लगाना पड़ जाता है। तो फ्रिक्शन की इस तरीके से कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने समझा होगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वेरियस सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं उसमें हम आपको बता देना चाहेंगे कि सबसे पहला नाम आता है ड्राई सेल का, इसके बाद नाम आ सकता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, इसके बाद आ सकता है नाम हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का, इसके बाद आ सकता है हमारा नाम थर्मल एनर्जी का, इसके बाद नाम हमारा आ सकता है सोलर एनर्जी का। यानी सन से भी हम एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडेप्टेशंस इन पेंगुइन। तो पेंगुइन के एडेप्टेशन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पेंगुइन कहाँ की है। पेंगुइन अंटार्कटिका की है जो कि एक कोल्ड रीजन है। तो जब भी एडेप्टेशन की बात आती है तो हम उसके सराउंडिंग को देखने का प्रयास करते हैं कि जिस भी सराउंडिंग में है उसके लिए ऑर्गेनिज्म अपने आप को कितना बेहतर तरीके से एडेप्ट करती है ताकि वो उस रीजन में अपने आप को सर्वाइव करा सके। दैट इज एडेप्टेशन। तो जैसे ही नाम यहाँ पे पेंगुइन की आती है, तो पेंगुइन एक बहुत छोटी सी बर्ड होती है, अराउंड 30 सेंटीमीटर के आसपास की बर्ड्स होती है और इनमें एडेप्टेशन काफ़ी खास होता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था इससे पिछले समय में भी कि इसकी स्किन जो है काफ़ी मोटी होती है और वो थिक लेयर जो है वो फैट की होती है जो इसे इंसुलेशन प्रोवाइड का काम कराने का काम करती है और ठंड से बचाने का काम करती है, साथ ही साथ एज अ रिजर्व फूड का भी काम करती है। इसके साथ साथ इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन होने की वजह से क्या है कि बहुत ही बेहतर यानी अच्छी तैराक होती है, पानी में बेहतर तैर सकती है। साथ ही साथ इसके जो पंख होते हैं ना वो फ्लीपर का काम करते हैं, हालांकि ये उड़ नहीं सकती है बट वो फ्लीपर का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा तैरने में काम आती है। इसके साथ साथ जो इसकी स्किन यानी कि बॉडी जो ऊपर बैक साइड में रहता है वो ब्लैक कलर की होती है, जो ब्लैक कलर इसको हीट एब्जॉर्ब करने के काम में आती है, यानी कि बॉडी को गर्म रखने का काम करती है। और नीचे का जो रीजन है ना वो वाइट कलर का होता है जो कि इनको अपने आप को हाइड कराने के काम आती है, प्रोटेक्शन के काम में आती है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये हडल करती हैं, दैट मीन्स कि इनमें एक साथ ग्रुप बना करके एक दूसरे से चिपक करके रहने की टेंडेंसी, इसको हडलिंग बोला जाता है। अगर आप फिगर कहीं देखेंगे तो देखेंगे 5, 7, 10 पेंगुइन जो है एक साथ आपस में चिपक करके खड़े हैं, इसे हडलिंग कहा जाता है, सो दैट कि ये ठंड से बचाने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू के कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एक सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग टिश्यू होती है जो कि गैप को फिल करने का काम करती है। इसके साथ ही साथ ये टिश्यू स्किन को मसल से कनेक्ट करने का काम करती है। इसके साथ ही साथ ये टिश्यू
जो इंजर्ड टिश्यूज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, यानी इंजरी के बाद टिश्यू की रिपेयरिंग करने का काम ये एरियोलर टिश्यू करती है। इसके साथ साथ जो फॉरेन टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उसको कॉम्बैटिंग का काम करती है, यानी कि उनको इनगल्फ करने का, यानी खाने का या मारने का काम करती हैं ये टिश्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल टिश्यू। तो हमारा स्केलेटल टिश्यू जो है वो काफ़ी सारे वर्क को परफॉर्म करता है, जिसमें पहला काम हमारा है स्केलेटल टिश्यू का कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करना है, और फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद हमारी बॉडी का प्रॉपर शेप बन पाता है। इसके अलावा जो स्केलेटल टिश्यू है वो हमारे जैसे कि हम बात करें स्कल की बात करते हैं तो वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, या हमारे किडनी को, या हमारे लीवर को, या कह लीजिए हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, इन चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। दैट मीन्स कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द विसरल ऑर्गन्स, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारे होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, तो ये स्केलेटल टिश्यू ही करता है। इसके अलावा जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि हम जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये मूवमेंट का काम कौन कर रहा है, तो ये स्केलेटल टिश्यू की वजह से ही होता है। इसके साथ ही साथ स्केलेटल टिश्यू का फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को बैलेंस करना। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटल टिश्यू नहीं होंगे तो बॉडी बैलेंस नहीं हो सकेगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए इसके लिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे समय वेस्ट ना हो जिसके लिए फिगर मैंने यहाँ तैयार कर दिया हुआ है। इसे समझते हैं हम लोग। ये एक पेंडुलम है, और पेंडुलम में इसे समझने के लिए ये थ्रेड है जो कि मूव कर रहा है अपने मेन पॉइंट से ए पोजीशन पे, फिर बैक आ रहा है और फिर दूसरे पोजीशन बी पे जा रहा है। इसमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पॉइंट टू द मैक्सिमम पॉइंट। ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। यानी मेन पोजीशन से पेंडुलम अपने एक साइड में, यानी पेंडुलम अगर हम देख रहे हैं ना तो इसमें ये थ्रेड है और ये बॉब है, अपने मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करती है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसके बाद आते हैं ऑसिलेशन पे। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन जब हम कह सकते हैं ना कि वन राउंड कवर करना है, एक चक्कर लगाना, तो यहाँ पे भी वही बात आ जाती है। मेन पोजीशन से एक मैक्सिमम पोजीशन पे आना जाना, फिर वहां से वापस अपने मेन पोजीशन पे आना, फिर बी पे जाना और वहां से वापस इस पोजीशन पे आना, यानी एक चक्कर कंप्लीट करना, एक राउंड कंप्लीट करना, इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। फिर से इसे समझ लीजिएगा, दिस इज अ मेन पॉइंट, मेन पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट पे जाना, वहां से वापस मेन पॉइंट पे आना, फिर दूसरे साइड मैक्सिमम पॉइंट पे जाना और वहां से फिर मेन पॉइंट पे आ जाना, इसे कहते हैं ऑसिलेशन। अब आगे अगर बढ़ेंगे हम तो टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे। ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज अ टाइम पीरियड। यानी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो भी समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, हो सकता है कि पेंडुलम को एक सेकेंड में हो, कोई पेंडुलम 10 बार अपनी ऑसिलेशन को कंप्लीट करे, कोई 20 बार करे, कोई 50 बार करे, 100 बार करे, ये हो सकता है। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जो भी ऑसिलेशन पेंडुलम कवर करती है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसे हर्ट्ज से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कोई पेंडुलम अपनी एक सेकेंड में 20 फ्रीक्वेंसी कर रहा है, यानी 20 ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज हो जाएगी। सपोज करिए कि कोई एक पेंडुलम एक सेकेंड में 20,000 ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज। दैट मीन्स
नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। आशा करता हूँ आपने जरूर इसे समझ लिया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।